हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 7 हिंदी वसंत की पुस्तक से पाठ 3, जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ, जो कि नागार्जुन जी के द्वारा लिखित है। इस पाठ में हम जानेंगे कि पाठ में क्या क्या दिया गया है और इसके प्रश्नोत्तर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। हिमालय की बेटियाँ नागार्जुन द्वारा लिखा गया निबंध है। इस निबंध में लेखक नदियों के प्रति अपार श्रद्धा व आदर का भाव प्रकट करता है। लेखक माँ, मौसी, दादी और मामे की गोद की तरह नदियों में डुबकियां लगाया करता था। वह आश्चर्य प्रकट करता है कि कैसे दुबली पतली गंगा यमुना समतल मैदान में उतरकर विशाल हो जाती हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी यदि इनका हृदय अतृप्त है तो कौन होगा वह जो इनकी प्यास को बुझा सकेगा। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, पंदुर अधित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं आदि हैं। खेलते खेलते ये दूर निकल जाते हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच राबी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि सभी छोटी बड़ी नदियां हिमालय की ही बेटियां हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लेखक है, लेखक ने समस्त नदियों को हिमालय की बेटियां बताया है। और हिमालय की बेटियां जो हैं और इसलिए हिमालय जो है इन नदियों का पिता कहा गया है। तो आगे क्या है कि हिमालय के दिल की पिघली एक एक बूंद से ही इन दोनों महानदियों की उत्पत्ति हुई है और ये दोनों ही जाकर समुद्र में गिरती हैं। तो देखिए किन दो नदियों की उत्पत्ति हुई है इन हिमालय की एक एक बूंद पिघलने से? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की उत्पत्ति हुई है हिमालय की एक एक बूंद पिघलने से। और फिर बाद में ये महानदियों का रूप लेकर समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, गिर जाती हैं। अब लेखक को ख्याल आता है कि हिमालय की गोद में नदियां बच्चियां बनकर कैसा खेल करती हैं। और लेखक आगे ये भी कहता है कि यह दृश्य पहाड़ी लोगों को भले ही आकर्षित ना करे, लेकिन जो लेखक कहता है कि मुझे हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में जरा भी झिझक नहीं होती है। अब देखिए लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहा है। किस लिए कहा है? क्योंकि जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं, इसलिए हिमालय पिता है और नदियां उसकी बेटियां हैं। तो देखिए नदियां बाद में क्या करती हैं, हिमालय से निकलती हैं और जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। जिस प्रकार से मानव जाति में बेटियां पहले अपने पिता के यहाँ रहती हैं, फिर बाद में क्या होता है उनका स्थानांतरण हो जाता है और वो अपने पति के घर चली जाती हैं। इसलिए बिल्कुल उसी प्रकार से क्या होता है कि नदियां हिमालय से निकलती हैं और जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। इसलिए हिमालय से निकलने के कारण नदियां हिमालय की बेटियां हैं। तो हिमालय पिता होने के नाते लेखक समुद्र कहता है ससुर कहता है हिमालय को, और नदियां बाद में जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। इसलिए दोनों में उन्होंने लेखक ने मीन्स हिमालय और समुद्र में ससुर और दामाद का रिश्ता बना दिया है। तो नेक्स्ट क्या बोलता है आगे? ऐसी परिस्थिति में कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में विरह यक्ष का जो वर्णन किया है उसमें मेघ से कहा गया है कि बेतवा को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। शायद कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूपक ही पसंद था। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी कि संसार की माता। तो देखिए लोक माता क्यों कहा है? क्योंकि जो नदियां हैं वो कई हजार वर्षों से मानव जाति का तरह तरह से मीन्स अलग अलग तरह से कल्याण करती आ रही हैं, इसलिए नदियों को लोक माता कहा है। लेखक इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहना अधिक पसंद करता है। बहन का स्थान कितने ही कवियों ने इन नदियों को दिया है। और लेखक आगे बोलता है
कि मतलब अपने हृदय की बात बताता है कि लेखक का मन जब उचट जाता है यानी कि जब वह थोड़ा सा परेशान होता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, तो वह दोपहर के समय तिब्बत में सतलुज के किनारे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में नदी का बहता जल मन को प्रसन्न कर देता है और कभी गाना गुनगुनाने लगता है और वो ये भी कहता है, हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। तो चलिए चलते हैं हम अपने पाठ के कुछ प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा है लेख से। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि नदियों को मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो देखिए, नदियों को माँ स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों व प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य जो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद से इकट्ठा होकर बनी हैं। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। तो देखिए, नदियों को लोक माता कहने के पीछे काका कालेलकर का नदियों के प्रति सम्मान है, क्योंकि ये नदियां हमारा आरंभिक काल से ही माँ की भांति भरण पोषण करती आ रही हैं। ये हमें पीने के लिए पानी देती हैं, तो दूसरी तरफ इसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये मछली पालन में भी बहुत उपयोगी होती हैं। अर्थात ये नदियाँ सदियों से हमारी आजीविका का साधन रही हैं। हिंदू धर्म में तो ये नदियाँ पौराणिक आधार पर विशेष पूजनीय रही हैं। और क्या है, हिंदू धर्म में तो जीवन की अंतिम यात्रा भी इन्हीं में मिलकर समाप्त हो जाती है, इसलिए ये हमारी माता के समान है जो सबका कल्याण करती हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। देखिए, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब देखिए, लेख से हमारे एक या दो क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो देखिए, 1947 के बाद से आज तक नदियां उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई है, जो कि मानव के लिए अहितकारी है। गंगा जल की पवित्रता भी अब लगभग समाप्त हो चुकी है। क्यों समाप्त हो चुकी है? क्योंकि नदियों में क्या होता है, तरह तरह के जो हमारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनसे क्या होता है, बहुत गंदा सा पानी आती है, नालों का पानी भी नदियों में छोड़ दिया जाता है। इसलिए अब क्या है कि नदियां हमारी पूरी तरीके से गंदी हो चुकी हैं, उनका पानी भी अस्वच्छ हो चुका है। कालिदास ने हिमालय को देवता क्यों कहा है। तो देखिए, कालिदास ने हिमालय को देवता इसलिए कहा है क्योंकि हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। वास यानी कि निवास। जो ऋषि मुनि हैं यहाँ तपस्या करते हैं, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। अब देखिए, भाषा की बात। तो भाषा की बात में नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, बिल्कुल सही से उत्तर सामने सामने लिख दिया है। तो विशेषण हमारा संभ्रांत, उसका विशेष्य क्या होगा, महिला। चंचल नदियाँ, समतल आंगन, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। इसके बाद है द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। देखिए, जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में एक योजक चिन्ह लगा रहता है और उसका अर्थ और होता है। ठीक है, जैसे राजा रानी। राजा रानी में ये जो बीच में ये जो चिन्ह है, ये जो है ये योजक चिन्ह है और ये इसमें और शब्द का लोप रहता है। तो राजा और रानी, राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शैली में लिखिए। तो देखिए,
छोटी बड़ी, छोटी बड़ी यानी कि छोटी और बड़ी। भावभंगी, भाव और भंगी। माँ बाप, माँ और बाप। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ रहता है। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी, नदी का उल्टा हो गया दीन, दीन हो गया है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए वैसे ही हम यहाँ पर कुछ शब्द लिए हैं। तो भला, भला का उल्टा हमने किया तो क्या हुआ? भला का उल्टा हुआ लाभ। लाभ क्या है? भाववाचक संज्ञा। राही, राही मतलब हीरा, हीरा हो गया। हीरा क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसे हम पदार्थवाचक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट नव, नव, नव का उल्टा हो गया वन। वन जो है जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद नशा, नशा क्या है? नशा का उल्टा हमने किया तो हुआ शान। शान क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। लाल, लाल हो गया लला, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। तो सतलुज, सतलुज को कहा जाता है शतद्रुम। रोपड़, रोपड़ यानी कि रूपपुर, रोपड़ का अर्थ हो गया रूपपुर। झेलम, झेलम बितस्तता। चिनाब, बिपाशा। अजमेर, अजयमेरू जिसको पहले कहा जाता। बनारस, बनारस को पहले वाराणसी। ओके, तो ये तो था हमारा हिमालय की बेटियां पाठ का सारांश और उसके प्रश्नोत्तर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।